हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल एपिसोड्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों, शेयर बाजार में एक बहुत ही कमाल का शब्द है मल्टी बैगर्स। हर कोई यहाँ पे मल्टी बैगर्स की तलाश में आता है और आज ये तलाश आपकी पूरी होगी, क्योंकि आज हम मल्टी बैगर्स ढूंढने का एक प्रोसेस सीखने वाले हैं। तो आज के हमारे गेस्ट मल्टी बैगर्स ढूंढने में एक्सपर्ट है। इनका बाजार में 9 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इन्होंने आईआईटी मद्रास से एमटेक किया है और फिर एलएनटी में स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पे भी काम किया है। कॉर्पोरेट सेक्टर में 5 साल काम करने के बाद इन्होंने मार्केट्स में फुल टाइम ध्यान देने का सोचा और ये अभी काफ़ी सक्सेसफुल है। तो फिलहाल ये अपनी कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू रिसर्च के फाउंडर है और यहाँ पे ये अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं। बाजार के अलावा इन्हें पोएम्स लिखने का शौक था। इसके अलावा इन्हें ट्रैक्स पे जाने का और बिंज वॉचिंग का भी शौक है। तो चलिए स्वागत करते हैं निखिल गंगिल जी का। Nikhil ji, welcome to our show. We are pleased to have you here. Hi Apurv, thank you, thanks a lot. I am pleased to be here. मैंने एक दोस्त को बताया कि मैं सैमको के उस चैनल पर जा रहा हूँ and he was so excited. He said कि अरे यार, that's a big show and very genuine content is there. शुक्रिया शुक्रिया। Thank you. सो निखिल जी, काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी है आपकी। आईआईटी मद्रास से एमटेक किया, फिर एलएनटी जैसी कंपनी में काम किया, अब अब्रॉड भी जाके काम किया है आपने काफ़ी साल, और फिर फाइनली इंजीनियरिंग से सीधा आ गए मार्केट्स में। तो हाउ इज़ योर जर्नी एंड हाउ डिड यू लैंड अप इनटू इक्विटी मार्केट्स? So basically, 14 में मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया and after that I went for MTech in offshore structural. उसके बाद मार्केट से पहले से ही लगाव था, 2013-14 से ही कर रहा था एंड बिजनेस करने का सोचा बहुत। तो जब कंपनी के थ्रू बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज मिली, अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटीज मिली, पैसा भी ठीक ठाक कमाया, तो ऐसा लगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। 14 से मैं इन्वेस्ट कर रहा था ऑलरेडी, बट 17-18 में जब मैंने अपना रिटर्न्स कैलकुलेट किया पिछले 4-5 साल का, तो मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्योंकि अगर आप 13 से 17 का मार्केट देखोगे तो अच्छा खासा मार्केट ने किया, करीब 20-25% CAGR हर पोर्टफोलियोज ने दिए, बट हमारा उतना अच्छा ज्यादा नहीं था मेरा। सो मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर 2-3 एडवाइजरी सर्विसेज ली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, एंड 6 से 8 महीने के अंदर अंदर हमको रियलाइज हो गया कि अच्छी एडवाइजरी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है एंड हमारा जो पोर्टफोलियोज हैं वो एडवाइजरी सर्विसेज से अच्छा कर रहे हैं। तो वहां से एक ख्याल आया कि बिजनेस तो करना ही है और जॉब तो सिर्फ कैपिटल बढ़ाने के लिए मैं कर रहा था शुरू से ही, और स्टॉक मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी भी है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इन दोनों को मिला देना चाहिए, और अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यही एज अ बिजनेस हमको देखना चाहिए। तो 17 से ख्याल आया, फिर खुद की स्ट्रेटजीज डेवलप की स्टॉक मार्केट में। ये भी समझ आया कि खुद की स्ट्रेटजीज डेवलप करने से ही होगा। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स को स्टडी किया जिन्होंने 30% 31% ओवर द 10 ईयर्स 15 ईयर्स दिया है, उनकी बुक्स से थोड़ा सा ज्ञान लिया, खुद खुद के एक्सपीरियंस से गैप को फिल किया, और फिर हमने 18 और 19 में अच्छा किया। तो जब मार्केट इतना अच्छा नहीं कर रहा था, अगर आपको 18-19 का मार्केट याद होगा, स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छे खासे काफी तगड़ा करेक्शन आ गया था, स्मॉल काफी कैप तगड़ा में। करेक्शन था, अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड्स 35-35 40-40% डाउन थे, और वहां पर हमारी वैल्यू स्ट्रेटजीज ने जो हमने बनाया उसके जरिए हमने 15 और 18% CAGR रिस्पेक्टिवली कमाया, 18 और 19 में। तो वहां से कॉन्फिडेंस आया कि अगर 40% के करेक्शन में हम प्लस 30% हैं, 35% हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वहां से धीरे धीरे जो डिसीजन है वो और हार्ड होता चला गया, एंड 20 में फिर मैंने अपनी स्टॉक मार्केट में सोशल मीडिया पर मैंने अपनी नॉलेज को शेयर करना चालू किया, लोगों ने पसंद भी किया, और वहां से धीरे धीरे हमने, किसी ने बताया कि सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ता है अगर आपको एडवाइजरी करना है तो।
अदरवाइज हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह खोला था, बट किसी ने बोला कि ऐसा नहीं होता, सेबी का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो फिर हमने सब कुछ हाल्ट करके सेबी का लाइसेंस लिया, उसमें 1 साल लगा। और फिर हमने 2022 के शुरू से पूरी जर्नी हमारी चालू की। एंड अभी हम वैल्यू इन्वेस्टिंग को ही फॉलो करते हैं। हमारे लाइव परफॉर्मेंस हैं स्मॉल केसेस पर 28% CAGR, 29% CAGR, एंड आई थिंक वी आर डूइंग गुड, एंड दिस हैज बीन अ वेरी, आई थिंक इट्स अ वेरी सेटिस्फैक्टरी जर्नी फॉर मी। तो निखिल जी, काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रही है और आई एम श्योर कि अब तक आपने जितना भी नॉलेज और ज्ञान अक्यूमुलेट किया है वो आज हमें, आज के और जो अगला एपिसोड है, दोनों ही एपिसोड में हमें मिलेगा। और हमारे व्यूअर्स को मैं अनुरोध करूंगा कि दोनों ही एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, पूरे के पूरे एपिसोड ज़रूर देखिएगा ताकि आप इनसे बहुत कुछ सीख सको। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। Yes, yes, definitely, definitely. So, we will talk about spotting multi-baggers. We will talk about process. We are a process-based investor basically. हमारा एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू हम स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखते हैं और उसमें से पोटेंशियल मल्टी-बैगर्स निकालते हैं। इवन दो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक मैनुअल अप्रोच है, आपको हर स्टॉक को देखना है, हर स्टॉक की क्वालिटी को देखना है, फिर उसके फंडामेंटल्स और उसके बाद वैल्यूएशंस को भी देखना है। बट कहीं ना कहीं हमने उसमें छोटे मोटे ऑटोमेशन करके रखे हैं, चूंकि आजकल स्क्रीनर जैसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो वो सब हम एक प्रोसेस समझेंगे किस तरह से हमको उन स्टॉक्स पर नाम को फाइंड आउट करना है बेसिकली। सो जस्ट टू गिव माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज निखिल, आई एम फाउंडर इंट्रिंसिक वैल्यू, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, and since we are SEBI registered analysts, whatever we discuss or whatever we talk is just for the education purpose, and we may be biased due to our investing style. Whatever data we present is extracted from the websites, and we do not guarantee the accuracy of data. To start, मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा एक 13 ईयर केस स्टडी से बेसिकली, जो हमने 2018 में की। एंड बेस्ड ऑन दैट हमको कुछ चीज़ों को रियलाइजेशन हुआ हमको कि स्टॉक मार्केट में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, और उसको हमने वन ऑफ द कोर स्ट्रेटजी अपनी बनाई। बाद में जो इंट्रिंसिक वैल्यू की वन ऑफ द कोर स्ट्रेटजी बनी। आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट दैट रैंकिंग सिस्टम, and then we will talk about some other triggers, very effective triggers that we use: promoter holding, cloning, capex, and cash rich. And then I'm going to talk about the psychology and the portfolio management, and at the end I'm going to talk about the current watch list. So हम क्या करते हैं और हम कैसे करते हैं? बेसिकली हमारा प्रोसेस का स्ट्रेंथ है एक राइट साइकिल को पकड़ना। हम एक तरह से सिक्लिकल इन्वेस्टिंग करते हैं जब कंपनीज और सेक्टर्स डाउन साइकिल में होते हैं, एंड बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर हमको मिलते हैं, तो हम वहां पर उनको उनमें एंटर करते हैं और एक बिग मनी जो है मल्टी बैगर, थर्ड 3x 4x 7x, और उसके लिए हम प्रयास करते हैं, और उसके लिए हम 3 साल 4 साल 5 साल की हमारे अंदर पेशेंस रखने की क्षमता है कि हम 4-5 साल तक उसको होल्ड कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होता है कि आउट ऑफ फेवर जो सेक्टर है, आउट ऑफ फेवर जो कंपनीज हैं, ड्यू टू मैनेजमेंट एफिशिएंसीज, या फिर सेक्टर का ही डाउन साइकिल चल रहा है, या फिर सप्लाई डिमांड की वजह से, कुछ भी रीजन हो की वजह से जब कंपनीज टेम्परेरी हिकअप्स की दौरान गुजरती हैं और उनके वैल्यूएशन अच्छे खासे करेक्ट होने की वजह से अच्छे खासे प्राइसेस पे जब वो कंपनीज मिलती हैं हम उनको खरीदते हैं, एंड फिर हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको होल्ड कर पाएं, और 2-3 साल में जब कंपनीज दोबारा से अप साइकिल में आती है हम उनको जब ओवर वैल्यूड होती है तो बेचते हैं। एक वैल्यूएशन इन्वेस्टर और वैल्यू इन्वेस्टर का एक चैलेंज है कि हर कोई कहता है बाय लो सेल हाई, but how low is low and how high is high? So basically, companies are available at PE of 10, 15, but there are companies available at PE of 2 also. And इसी तरह से 35 पर अवेलेबल भी कंपनीज हैं, और ऐसी भी कंपनीज हैं जो 60 के PE पर अवेलेबल हैं, फिर भी आपको 60-70% रिटर्न दे रही हैं। तो कितना लो एक्चुअली लो है और कितना हाई एक्चुअली हाई है, बिकॉज यही एक क्वेश्चन है जो मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड आपको बाय और सेल का डिसीजन लेना। तो बेस्ड ऑन कि कितना लो लो है और कितना हाई हाई है आप डिसीजन लेने वाले हो। तो इस चीज को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है एक अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ। सो कमिंग टू द केस स्टडी, मैं 5 से 7 मिनट इस केस स्टडी पे लूंगा।
अ, हमने 2018 में 15 फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे काम किया एंड मोर देन 100 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस उनके बनाए। एंड हमने एक सिंपल प्लॉट किया कि स्टॉक मार्केट रिटर्न्स और दोज पैरामीटर्स, एंड हमने उसमें क्या क्या चीज हमको मिला, हमको क्या क्या कंक्लूजन मिला, वो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। 2018 में हमने 2009 से 2018 का डेटा लिया और 10 साल की बैक टेस्टिंग करने के बाद आई बिलीव कि बैक टेस्टिंग इज ओके बट यू शुड ऑलवेज डू फॉरवर्ड टेस्टिंग ऑल्सो। तो 2018 के बाद हमने फॉरवर्ड टेस्टिंग किया 2018, 19, 20, 21 में, और 21 में उसकी इसके बाद जब हमें अच्छे उसके रिजल्ट्स मिले तो हमने उसको अपनी कोर स्ट्रेटजी में उसको इंक्लूड किया। तो जो पैरामीटर्स मैंने लिए मैं उनके बारे में बात करता हूँ पहले। कैपेक्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो ग्रोथ। नाउ ये एक ग्रोथ पैरामीटर्स ऑफ एनी कंपनी। क्वालिटी पैरामीटर जो आरओसी, आरओई, आरओए, और वैल्यूएशन पैरामीटर पी बाई ई, पी बाई एस, पी बाई बी, पी बाई सी एफ। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। अगर आपको नहीं पता है कैपेक्स ग्रोथ क्या होता है, सेल्स ग्रोथ क्या होता है, तो ये बेसिकली आप कभी भी गूगल का सहारा ले सकते हो या फिर इन पर्सनल नोट्स को रेफर कर सकते हो कि आ, ये क्या है। और कोई भी पीएनएल स्टेटमेंट को समझने के लिए, बैलेंस शीट्स को समझने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको ये छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। मैं एक थोड़ा सा वो देता हूँ इनका इंट्रोडक्शन कि ये 4 ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, वो कंपनी के ग्रोथ को दिखाते हैं। आरओसी, आरओई और आरओए जो है कंपनी के मैनेजमेंट इफिशियंसीज को और सेक्टरल ग्रोथ को भी दिखाते हैं। बेसिकली कंपनी की इक्विटी, कंपनी की क्वालिटी और कंपनी की परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। और जो पी बाई ई, पी बाई बी, पी बाई एस, पी बाई सी एफ जो है, ये आपके कंपनी के वैल्यूएशन को दिखाते हैं। तो जो हमने सिंपल सा एक प्लॉट जैसा कि मैं बता रहा था। इस स्टडी में हमने क्या किया कि सेल्स और कंपनीज के सीएजीआर के बीच में हमने सिंपल प्लॉट किया। जैसा कि आप देख सकते हो, इस चार्ट को मैं समझा देता हूँ। ये डॉट्स हैं, ये कंपनीज का यूनिवर्स है। इसमें हमने किसी भी कंपनी को छोड़ा नहीं, सारी कंपनीज को इंक्लूड किया है। एंड एक्स एक्सिस इस चार्ट का है जो सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, और वाई एक्सिस जो है इसका कंपनी का सीएजीआर और स्टॉक रिटर्न दिखा रहा है। एंड आप इस चार्ट को देख के समझ सकते हो, एक फाइन टोन दिख रहा है कि जैसे जैसे सेल्स ऊपर जा रहा है वैसे वैसे कंपनीज के सीएजीआर भी ऊपर जा रहे हैं। बट इस चीज में हमने एक चीज को नोटिस किया कि देयर इज अ बिग जोन जहां पर सेल्स भी अच्छा है, सीएजीआर भी अच्छा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक कोई होली ग्रेल है। जहां आप ये देख सकते हो बहुत सारा एक एरिया है जहां पर सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है बट सीएजीआर इंडेक्स बीटिंग नहीं है। ये हमने 12% का एक वो रखा हुआ है थ्रेशोल्ड, और इंडेक्स बीटिंग नहीं है। और बहुत सारे एक कंपनीज इस एरिया में भी आती हैं जहां पर सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं है बट सीएजीआर हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हमको ये समझ में आया कि ये पैरामीटर कोई होली ग्रेल नहीं है, अच्छा पैरामीटर है, इसको हम रखेंगे। बट इसी को यूज करके हम मल्टीबैगर बनाएं, ये ऐसा नहीं होगा। क्लियरली डिफाइन करता है वैसा नहीं है। यस, क्लियरली डिफाइन नहीं करता है, होली ग्रेल नहीं है बेसिकली। तो हमने कुछ दूसरे पैरामीटर्स, जैसा कि जो मैंने पैरामीटर्स के बारे में चर्चा भी की आपसे, दूसरे पैरामीटर्स यूज किए। कुछ जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिन्होंने हमें अच्छे रिजल्ट्स दिए वो मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ। दूसरा है ये आरओसी। आरओसी भी आपको एक अच्छा टोन दे रहा है। जैसे जैसे आरओसी इंक्रीज हो रहा है आप देख सकते हो कंपनीज के सीएजीआर भी, 10 ईयर सीएजीआर भी इंक्रीज हो रहे हैं। बट अगेन हमने यहाँ पर देखा कि आरओसी इधर कम है फिर भी सीएजीआर ज्यादा है, और इधर हमारा आरओसीई बहुत ज्यादा है फिर भी सीएजीआर कम है। तो इसके अलावा हमने और भी जो पैरामीटर्स यूज किए जैसे कि प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ में ये एरियाज बहुत कम है जहां प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है फिर भी कंपनी कम सीएजीआर है। बट फिर भी जब आप बैक टेस्ट करते हो और जब आपका थ्रेशोल्ड सिर्फ इंडेक्स रिटर्न ही है तो आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपके पास लूज एरिया नहीं होने चाहिए, आपके पास विन एरिया ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं दूसरे पैरामीटर्स पर भी करता रहा। ज्यादातर वैल्यू इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि पी बाई ई रेशो आप कम
पर अगर बाय करोगे तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ये पी बाई ई का चार्ट है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका कम पी बाई ई रेशियो पर जिन्होंने अच्छा सीएजीआर दिया है, बट ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने पी बाई ई रेशियो कम होते हुए भी कम सीएजीआर दिया है, और ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिनका अच्छा पी बाई ई होते हुए भी उन्होंने अच्छा सीएजीआर दिया है। तो बेसिकली ये एक चीज समझ में आती है हमको कि कोई भी एक पैरामीटर होली ग्रेल नहीं है। तो मैं इसमें स्टडी में डीप घुसा, मैंने सोचा कि एक पैरामीटर से काम नहीं चल रहा है, तो ऐसा करते हैं कि एक फ्यूजन करते हैं दो पैरामीटर्स का। तो मैंने एक बुक पढ़ी हुई थी जोएल ग्रीनब्लेट की, द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट। तो उन्होंने एक फ्यूजन बनाया है, मैजिक फॉर्मूला जिन्होंने अपने फॉर्मूले को बोला, उन्होंने दो पैरामीटर्स का एक फ्यूजन बनाया। सो उन्होंने क्या किया कि मान लो 2000 कंपनीज हैं, या फिर आपने किसी सेक्टर को एनालाइज करना है, तो 120 कंपनी 140 कंपनी आपने उठा ली, और उनकी कंपनीज के ईवी बाई ईबीटा और आरओसीई डेटा को आपने ले लिया, जो कि आज की डेट में बहुत इजीली अवेलेबल है, किसी भी वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल भी है। आपने आरओसीई के बेसिस पे कंपनीज को रैंक किया, और आपने ईवी बाई ईबीटा के बेसिस पे कंपनीज को रैंक किया, एंड दोनों रैंक्स को कैलकुलेट करके टोटल रैंक निकाल के उसको उसके बेसिस पर शॉर्ट किया, एंड टोटल टॉप 3 टॉप 5 कंपनीज को आपने फर्दर एनालिसिस के लिए आपने वॉच लिस्ट में डाल लिया। तो मैंने इस जब फ्यूजन को देखा, तो मैंने इसके बाद ऊपर भी बैक टेस्ट करने का सोचा। तो दिस इज आर ओ सी ईवी बाई बीटा मैजिक फॉर्मूला। इस केस में एक अच्छी बात यह है कि आप जब भी इसको यूज करोगे, तो आप टॉप 100 कंपनीज के बारे में ही सोचोगे। बाकी का जो जोन है वो दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न बेसिकली, तो मैंने उसको ग्रे जोन कर दिया। तो इस केस में मुझे विन एरिया अच्छा मिला एंड लूज एरिया कम मिला, लेकिन बाकी का जो है ग्रे एरिया है, इससे हमें दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न बेसिकली। तो आई वाज लिटिल हैप्पी विद दैट magic formulas results, but I decided to do even further. I decided to go even further. So दूसरा मैंने किया सेल्स ग्रोथ प्लस आरओसी। सेल्स ग्रोथ के बेसिस पर मैंने रैंक करके, आरओसी के बेसिस पर रैंक करके जब मैंने कैलकुलेट किया, तो उसका ये रिजल्ट आया। इस तरह से मैंने मोर देन 50-60 परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया, और लास्ट में मुझे एक रिजल्ट आया जिसने मुझे बहुत इंट्रिग किया, और उस रिजल्ट को हमने फर्दर अपनी स्ट्रेटजी और कोर स्ट्रेटजी में जोड़ा। सो निखिल, मेरा एक सवाल है। जो आपने अब तक जितनी भी ये स्लाइड्स दिखाई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है और बैक टेस्ट है। अभी जनरली जब ये इतने लंबे पीरियड पे हम बैक टेस्ट करते हैं, तो एक सर्वाइवरशिप बायस वाला भी एक फंडा आता है। तो उसको आपने कैसे हैंडल किया है? तो 10 साल में, जब आप 2018 में ये स्टडी कर रहे थे, तो क्या आपने 2018 में जो एक्टिव और लिस्टेड कंपनीज है सिर्फ उन्हीं को बैक टेस्ट किया है, या पूरा जो 10 साल जो कंपनीज ट्रेड कर गई है वो लिया है, या फिर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स लिया है? किस पे ये बैक टेस्ट की है? सो बेसिकली सर्वाइवरशिप बायस, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। इसी के लिए हमने सारी की सारी कंपनीज को ट्रैक किया, इसी के लिए हमने सारी की सारी कंपनीज पर ये स्टडी की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो 10 साल का एक पीरियड बहुत बड़ा होता है। पेनी स्टॉक्स जो कंपनीज होती हैं, वो स्मॉल कैप और मिड कैप बन जाती हैं। बहुत सारी मिड कैप कंपनीज होती हैं जो पेनी स्टॉक पेनी कैप्स बन जाती हैं। और इसीलिए हमने जो अपना यूनिवर्स रखा, पूरा 2500 और 2700 जब भी हमने किया था, उतनी कंपनीज थी, उसका पूरे का यूनिवर्स रखा। अनलिस्टेड कंपनीज का हमने इसमें नहीं रखा है, लेकिन लिस्टेड हमने सारी रखा, ताकि वो सर्वाइवरशिप बायस नहीं आए। दूसरी बात, बैक टेस्टिंग पर आप भरोसा उतना ही कर सकते हो, बहुत लिमिटेड कर सकते हो। तो हमने क्या किया कि 10 साल का हमने बैक टेस्ट किया, और उसके बाद में अभी आपको बताऊंगा कि 3 साल का हमने फॉरवर्ड टेस्ट भी किया इसको, ताकि जो भी एरर है उसको हम ऑमिट कर पाए। अदरवाइज बैक टेस्टिंग में बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, टेक्निकल इन्वेस्टिंग में भी हम देखते हैं, तो उसके लिए हमने इसको फॉरवर्ड टेस्ट किया। तो उसको मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें हमने इंट्रिंसिक वैल्यू रैंकिंग में सेल्स ग्रोथ, आरओसी और पी बाई बी रेशियो के बेसिस पर हमने उसको रैंक किया, एंड द रिजल्ट्स वर माइंड ब्लोइंग। अगर मैं टॉप 50 और टॉप 70 कंपनीज का भी देखूं, तो एक भी कंपनी मुझे इंडेक्स को जिसने ना बीट किया हो ऐसी नहीं मिली।
एंड अच्छे खासे रिटर्न 60% 70% CAGR के रिटर्न भी मुझे मिले. बट आई डिड नॉट स्टॉप देयर, क्योंकि 10 साल का पिछले मैंने जब बैक टेस्टिंग का CAGR लिया तो 40.7% CAGR मिला, विच वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बट आई डिसाइडेड टू फॉरवर्ड टेस्ट इट बिफोर टेकिंग इट एज माई ऑन कोर स्ट्रेटजी. तो जब हमने स्ट्रेटजी को फॉरवर्ड टेस्ट किया 19, 20 एंड 21 में, एंड 2021 तो अच्छा खासा मार्केट था भी, तो हमको फॉरवर्ड टेस्टिंग CAGR मिला 73.1%. सो दिस वाज वेरी मच नेसेसरी, जिससे कि वो सर्वाइवरशिप बाइस भी चला जाए और बैक टेस्टिंग की जो एरर्स होती हैं, मैनुअल एरर्स, वो भी चली जाए. एंड दिस रिजल्ट्स इंक्लूड 2020 एंड 21 का जो बुल मार्केट है, उसको इंक्लूड करता है. बट दैट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट. जो आप 10 ईयर में आपको 4-5 बुल मार्केट मिलते ही हैं, 4-5 बुल ईयर होते ही हैं, 4-5 बियर ईयर होते ही हैं. तो दैट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस बेसिकली. इस स्ट्रेटजी के प्रोज एंड कॉन्स में आपको बताता हूँ. पहली बात तो ये, इट कवर्स ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. ना सिर्फ इसने ग्रोथ को हमने ग्रोथ को इस स्टडी का पार्ट बनाया, जबकि हमने परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का भी बनाया. इसके अलावा हमने कुछ और पैरामीटर्स भी यूज किए थे, जैसे कि डेट टू इक्विटी, प्रमोटर होल्डिंग और इंटरेस्ट कवरेज रेशो. बट उन्होंने उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए, इसलिए इसमें हम इंक्लूड नहीं किया मैंने इस PPT में. दूसरा प्रो ये है कि ग्रेट CAGR ऑन लॉन्ग टर्म पीरियड. बहुत सारी स्ट्रेटजीज 1 साल 2 साल में तो अच्छे CAGR देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में एक मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है. और 40% CAGR इन 10 ईयर्स मीन्स 30x. बट इसके कुछ कॉन्स भी हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने यूनिवर्स को छेड़ा नहीं है हमने, ताकि ऐसा नहीं किया कि पेनी स्टॉक्स हटा दो या फिर कोई साइक्लिकल स्टॉक्स हटा दो या ऐसा. हमने यूनिवर्स को इंटैक्ट रखा. एंड दिस इज व्हाई दिस स्टडी इंक्लूड्स पेनी स्टॉक्स आल्सो. इसका एक अजम्पशन हमने यूज किया कि पहले फंडामेंटल किक्स इन एंड देन द स्टॉक परफॉर्मेंस कम्स. हम स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि फंडामेंटल 2 महीने बाद आता है और स्टॉक ऑलरेडी 40-50% भाग चुका होता है. तो ये एक अजम्पशन हमने हमारा इसमें यूज है. तो इस अजम्पशन को हटाने के लिए और पेनी स्टॉक्स को हटाने के लिए फिर हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया. इस अजम्पशन को हटाने के लिए तो सबसे पहले हमने एक काम किया कि हम इस रैंकिंग को सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स पे यूज करेंगे जो सेक्टर्स अंडर वैल्यूड है. ज्यादातर कंपनीज में रिटर्न्स के पहले की रैली उन कंपनीज में देखी जाती है जो ऑलरेडी हॉट स्टॉक्स हैं, ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, जो ट्रेंडी हैं. लेकिन अगर आप वो कंपनीज को देखो जो अंडर वैल्यूड हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, उनके रिजल्ट्स आने से पहले कभी रैली, बहुत कम रैली देखी जाती है. तो हमने क्या किया कि फ्रेमवर्क को हमने कुछ इस तरह से बनाया कि हम सबसे पहले आउट ऑफ फेवर सेक्टर ढूंढेंगे. उन सेक्टर्स पर हम ये रैंकिंग अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम मार्केट कैप 200 करोड़ की कंपनीज को हटा देंगे. तो इस तरह से हमने दोनों कॉन्स के लिए कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया इस फ्रेमवर्क में बेसिकली. अब क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ सेक्टर फेवर सेक्टर कैसे ढूंढेंगे. इसके 3 तरीके हैं. पहला तो है आप इंडेक्स ही देख सकते हो. हर सेक्टर का इंडेक्स होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेक्टरल इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर होता है या फिर अच्छा कर रहा होता है, उतना अंडर वैल्यूड नहीं लगता है, उतना अंडर परफॉर्मिंग नहीं लगता है. बट कुछ सब सेक्टर्स होते हैं जो अंडर परफॉर्मिंग होते हैं. जैसे कि अगर आप ऑटो सेक्टर को आज देखो तो मोस्टली ऑल टाइम हाई पर चल रहा है ऑटो इंडेक्स, निफ्टी ऑटो. बट अगर आप सब सेक्टर्स को देखो, जो कि बैटरी सेगमेंट है, लुब्रिकेंट स्पेस है, ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है. और भी कुछ स्टॉक्स होंगे जैसे कि मदरसन है, फेयरली वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड की तरफ है ज्यादातर. तो उस केस में आपको मार्केट का एक्सपीरियंस काम आता है, मैनुअल बेसिकली काम आता है. इसके अलावा आप सेक्टरल वाइज मार्जिन भी देख सकते हो, आप हिस्टोरिकल मार्जिन देख सकते हो और अभी के मार्जिन देख सकते हो कि क्या चल रहा है. जैसे कि फार्मा में अगर आप API कंपनीज को हटा दो जिन्होंने पिछले 2-3 साल में 6-7 गुना रिटर्न्स दिया, अगर आप जेनेरिक फार्मा में जाओ तो आप देखोगे उनके मार्जिन भी थोड़े से कम हुए और पिछले 6-7 साल में उन्होंने कोई रिटर्न्स भी नहीं दिया. नहीं दिया. तो इस तरह से आपको सेक्टर ढूंढना पड़ेगा कि आउट ऑफ फेवर सेक्टर कौन सा है, उसमें आपको ये रैंकिंग करना है. तो बेसिकली आप जो सेक्टर ही अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसमें आप टॉप कंपनीज ढूंढ रहे हो. एंड
उन कंपनीज में आपको बैट लेना बेसिकली। सो बेसिकली हम मतलब टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेशंस में कंपनीज ढूंढ रहे कि कंपनी जो खराब सेक्टर में है और अदरवाइज फंडामेंटली अच्छी है, तो वो उसमें टर्न अराउंड आने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसमें आपका पैसा जो 100-200% बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट। आप डाउन साइकिल में कंपनीज को खरीदते हो एंड अप साइकिल में कंपनीज को बेचते हो। तो ये जो है हमारा मेन फ्रेमवर्क निकला। एंड इसका मैंने केस स्टडीज कुछ इंक्लूड की हैं। 2019 में जब ऑटो सेक्टर इतना कुछ अच्छा नहीं कर रहा था, वो BS4 और BS6 का कुछ न्यूज आया हुआ था, गवर्नमेंट स्क्रैप कर रहा था BS4 की कंपनीज का, ऐसा कुछ न्यूज था। एंड कमेंट्री भी आ रही थी ऑटो सेक्टर से कि हम अपने प्रोडक्शन हाउसेस को बंद कर रहे हैं। महिंद्रा और बजाज की भी ऐसी कोई न्यूज आई थी, और ऑटो सेक्टर ज्यादातर अच्छे खासे वैल्यूएशन, अच्छा खासा करेक्ट कर चुका था और बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर अवेलेबल था। उसी टाइम ऑटो एंसिलरीज भी करेक्ट होके 40-40, 50-50% करेक्शन हो चुका था। एंड तब हमने ये रैंकिंग की थी। अगर आप देखो तो टॉप 6 कंपनीज को GNA एक्सेल, प्रिसिशन कैमशेफ्ट, हाईटेक, क्लियर, IST, सुंदरम और सीएम इंडस्ट्री। तो टोटल हमने 6 या 7 कंपनीज को टोटल उठाया था, और इसमें से इनका जब हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया था तो GNA एक्सेल और सीएम इंडस्ट्री मुझे बहुत अच्छा लगा था। इनको दोनों को कंपनीज को हमने खरीदा, और दोनों ही आज की डेट में मल्टीबैगर है। GNA एक्सेल को हमने करीब 6-7x पे निकाला है, और सीएम इंडस्ट्री अभी भी 5-6x पर है, हम रखे हुए हैं उसको। तो दूसरा केस स्टडी है रियल एस्टेट से। ये हमने 2021 में किया था। एंड वही सेम स्ट्रेटजी, ग्रोथ के बेसिस पर हमने उसको रैंक किया। 3 साल का सेल्स ग्रोथ लिया, 3 साल का ROC ग्रोथ लिया, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से हमने रैंक किया, टोटल रैंक निकाला। सबसे कम जिनकी रैंक थी 4-5 कंपनीज को उठाया, उनको डिटेल्ड एनालिसिस किया। इसमें से हमको मैराथन नेक्स्ट जेन अच्छी लगी थी कंपनी। 56 रुपए पे हमने खरीदा था। आज की डेट में प्राइस करीब करीब 300 रुपए आसपास है, तो वो भी एक हमारा 6x 7x बना। तो ये 2 केस स्टडीज हैं इससे बेसिकली रिलेटेड। नाउ ऐसा हो सकता है कि किसी को ये सब करना बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क लगे, तो हमने इसको ऑटोमेट कर दिया। ये हमारी वेबसाइट पे बेसिकली अवेलेबल है, intrinsicvalueequity.in। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आपको उसमें टूल मिल जाएगा, तो आप उसमें डायरेक्टली जाके सेक्टर वाइज उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी टॉप 5 कंपनी है, टॉप 7 कंपनीज हैं जिनका मुझे डिटेल्ड एनालिसिस करना है। हमने बेसिकली ऑलरेडी हम उसको अपडेट करते रहते हैं। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। सो बेसिकली हमने उस लिंक पर क्लिक किया, हम अपनी वेबसाइट पर है, इंट्रिंसिक वैल्यू रैंकिंग टूल, जहां पर हमने, और ये फ्री एक्सेस हमने देके रखा हुआ है। एक मार्केट वाइज रैंकिंग है और एक सेक्टरल वाइज रैंकिंग है। तो सेकंड पेज पर जाके सेक्टर वाइज रैंकिंग में जैसे मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने पहले मुझे फार्मा सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन समझ में आ रहे थे, तो मैं फार्मा में गया और मैंने फार्मा को क्लिक किया। तो मुझे टॉप 5 से 7 कंपनीज जो दिखी, उनको मैंने बाद में एनालिसिस किया, जैसे कि ग्लेनमार्क हो गया, सुप्रिया, मंगलम, IOL, ग्लैंड फार्मा, ब्लिस। सो मैं क्या करूंगा कि टॉप की 5-6 कंपनीज जो अपडेटेड डेटा के हिसाब से, फिर इनमें मैं अपना डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, और इनमें से जो 1 या 2 कंपनीज होंगी उनमें हम बाइंग करने के लिए प्रोसीड करेंगे बेसिकली। सो दिस वाज वन ऑफ आवर स्ट्रेटजी दैट आई डिस्कस विथ यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास हम 2 या 3 स्ट्रेटजीज और यूज करते हैं, जो कि एज अ ट्रिगर भी काम करती हैं। तो वन ऑफ दोज स्ट्रेटजीज इज प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज। तो ऐसे सेक्टर्स और ऐसी कंपनीज और ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स भी जहां प्रमोटर बाय कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज में हमने 3 से 4 जो मल्टीबैगर्स हमको मिले हैं, वो है टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स, नव भारत। एंड ये क्वेरी है जो आप स्क्रीनर में हमने लगा के रखी हुई है, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 1 एंड मार्केट कैप बेसिकली मोर देन 100 करोड़। सो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। सो को किसी भी स्ट्रेटजी में प्रोज एंड कॉन्स हमने पिछली वाले में भी देखा, किसी भी में भी
अपॉर्चुनिटीज और ट्रैप्स मिलते ही है। तो इसके अपॉर्चुनिटीज और ट्रैप्स क्या है हम डिस्कस करते हैं। अपॉर्चुनिटीज तो विजिबल है, जहां भी कंपनीज में प्रमोटर बाय कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमको टेलविंड मिलने वाला है सेक्टरल, या फिर कंपनी में भी टेलविंड आ सकता है, और उसकी वजह से मार्जिन्स अगर कंपनी के इंक्रीज होते हैं तो हम मल्टीबैगर बना सकते हैं। तो प्रमोटर्स मेक मोस्ट मनी इन द मार्केट, दे मेक इवन मोर देन एस इन्वेस्टर्स। अगर सही वैल्यूएशंस पर खरीदा जाए तो दीज अपॉर्चुनिटीज कैन लीड टू अल्ट्रा मल्टीबैगर ऑल्सो, 20x 30x ऑल्सो। अगर सेक्टरल बाइंग हो रही है, बेसिकली आपने 15 कंपनीज देखी और 15 में से 8 कंपनीज एक सेक्टर को बिलोंग करती हैं जहां पर बाइंग हुई है, या 4 कंपनीज एक सेक्टर को बिलोंग करती है, तो आप कह सकते हो कि ये सेक्टर का ही अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि सेक्टरल बाइंग हो रही है। बट इट वर्क्स लाइक अ ट्रैप ऑल्सो समटाइम्स। इट्स इजी टू डिसीव द इन्वेस्टर्स बिकॉज promoters, they sometimes promoters or promoters friends basically, uh, I will not say this happens, but it has happened a lot of times. So it becomes like a perfect exit tool. I will show you how. uh, it also works like a valuation justification, कि कभी कभी stocks they are overvalued, so there will be some promoter buying just to justify the valuation की and so that growth investors can justify ki see the promoter is also buying. So some examples that I'll show you. This is one company जहां पर आप देखो दिसंबर 2019 में 57.86 प्रमोटर होल्डिंग एंड 0.2% से प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी अगले क्वार्टर में, फिर 0.5% से प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी अगले क्वार्टर में। तो इससे एक संदेश जाता है इन्वेस्टर्स को कि प्रमोटर बाय कर रहा है। एंड इसका अगर आप चार्ट भी देखोगे तो ये कंपनी उस टाइम पर ओवर वैल्यूड थी। तो जैसा कि मैंने वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन के बारे में भी बात की, एंड फिर आप एक क्वार्टर बाद देखोगे तो करीब करीब 3% एग्जिट हो चुका है प्रमोटर, और उसके बाद फिर एग्जिट और फिर 3% एग्जिट। तो बेसिकली थोड़ी थोड़ी बाइंग करके वॉल्यूम क्रिएट किया एंड एकदम से डंप कर दिया एक तरह से। तो 6% आप देखो चार चार क्वार्टर्स में, एंड स्टॉक हैड ऑल्सो करेक्टेड 20% नियरली इन दिस टाइम फ्रेम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रमोटर ऑलरेडी अवेलेबल है एज अ पब्लिक स्टॉक होल्डर, एंड देन ही जस्ट चेंजेस हिज पोजीशन एज अ प्रमोटर और सम थ्रू सम कॉर्पोरेट एक्शंस एंड ऑल, एंड हमें ऐसा लगता है कि प्रमोटर बाइंग हुई है। तो उस केस में हमको डिटेल्ड एनालिसिस करने की जरूरत है। इसमें प्रमोटर की गलती नहीं है, हमको उन पेपर्स को देखने की जरूरत है और सेबी के नोटिफिकेशंस को पढ़ने की जरूरत है। तो कि एक्स्ट्रा बाइंग हुई है या फिर होल्डिंग्स चेंज हुई हैं पब्लिक से प्रमोटर में चेंज हुआ है, तो वो हमें समझने की जरूरत है। ऐसा इसका उल्टा भी होता है बिल्कुल। जैसे मैं आपको ये वाला केस बताता हूँ, जिसमें दिसंबर में प्रमोटर के पास था 46.45%, एंड इसके बाद 1% कहीं ना कहीं एग्जिट हुआ, फिर शायद उससे वॉल्यूम क्रिएट हुआ या कुछ भी, फिर 4% बाइंग हुई अगले ही क्वार्टर, एंड ये स्टॉक जो है अभी 4 to 5x हो चुका है उन लेवल्स से जिन लेवल्स पर प्रमोटर बाइंग हुई। तो बेसिकली प्रमोटर बाइंग के केस में भी आपको डिटेल्ड एनालिसिस करने की जरूरत है। इसमें आपको क्या देखने की जरूरत है कि प्रमोटर्स पिछली साइकिल में 5 साल पहले 7 साल पहले जब प्रमोटर्स ने बाय किया था, तो फिर उस टाइम पर प्रमोटर्स बाइंग कैसे फ्लक्चुएट हो रही थी, या फिर स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे थे, या मार्जिन्स बढ़े थे या नहीं बढ़े थे। तो ये सब आपको थोड़ा एनालिसिस करने की जरूरत है, और प्लस आपको नोटिफिकेशंस तो पढ़ने की जरूरत है ही है कि प्रमोटर ही बाय कर रहा है या फिर some other party is buying, or the main person who is running the company who is buying or not. सो ये जो प्रमोटर बाइंग वाली जो स्ट्रेटजी है या स्क्रीनर है, इसे आप अपने जो ओरिजिनल जो वैल्यू वाला जो स्क्रीनर है जो आपने हमें बताया उसके साथ कंबाइन करके फिर ये डिसीजन लेते हो कि ये स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। So basically हमने ये 5 अलग अलग वर्टिकल्स बना दिए। तो यहाँ से भी स्टॉक्स आइडियाज आते हैं,
हमारी कोर रैंकिंग से भी आते हैं, प्रमोटर होल्डिंग से भी आते हैं, कैपेक्स से भी आते हैं, और फिर हम उनमें जो वैल्यूएशन की स्टडी करते हुए लास्ट में डिसीजन लेते हैं। अगर कोई कॉम्बो मिल जाता है कि प्रमोटर होल्डिंग भी हो रही है और रैंकिंग के बेसिस पर भी वो टॉप 3 टॉप 4 है, तो फिर तो वो सोने पे सुहागा है ही है बेसिकली। या तो कभी कभी कॉम्बो भी हमारे मिल जाता है। तो ये थे निखिल गंगिल जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने मल्टी बैगर्स को आइडेंटिफाई करने के इनके जो वैल्यू इन्वेस्टिंग बेस्ड अप्रोच है इसके बारे में बात की। आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी ज़्यादा डिफरेंट पैरामीटर्स और टूल्स देखेंगे जो कि ये यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर्स। तो आगे आने वाले एपिसोड को भी ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।